नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर बच्चों आपके सामने। आज ह्यूमन डिजीज का पार्ट 2 है। इसके पहले वाले सेशन में हमने पार्ट 1 किया था। उस समय पीएससी और यूपीएससी के आंसर राइटिंग के लिए सवाल दिए थे। बहुत सारे बच्चों ने सवाल को भेजा है। कुछ को जांच पाए हैं, कुछ के जांचने अभी बाकी हैं। आज 6 सवाल और आंसर राइटिंग सेशन में हम आपको देंगे जो पीएससी यूपीएससी में मेंस के लिए जरूरी होंगे। चैप्टर होगा ह्यूमन डिजीज का ही, और सेशन में 20 सवाल आपसे पूछेंगे। ऐसे एमसीक्यू आज लेकर के आए हैं जो नीट में, स्टेट पीएससी में, पीएनएसटी में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं। आशा है आपने ह्यूमन डिजीज को बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया होगा, और आज जो हम एमसीक्यू आपसे पूछेंगे वो आपसे बनेंगे। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि शाम को 5 बजे हमारा सेशन ये लाइव होगा। उस समय हम लाइव सेशन में आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार मिलेंगे। इसलिए लाइव सेशन में आप हमसे कोई भी सवाल साइंस और टेक्नोलॉजी का पूछ सकते हैं। जवाब हाजिर मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी ताकत लगाकर निभाएंगे। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले एक चित्र हमने लगाया है। चित्र को देखते हुए कौन कौन से रोग ब्रेन में हो सकते हैं, कौन से रोग लंग्स में हो सकते हैं, कौन से रोग लीवर में हो सकते हैं, कौन से रोग पैनक्रियाज में हो सकते हैं, कौन सा रोग ट्रैकिया में है, कौन सा हार्ट में है, कौन सा स्टमक में है, कौन सा किडनी है, ये सारी एक लिस्ट हमने बनाई है चित्र पर। ध्यान से इस चित्र को आप देखिए। जैसे हमने ब्रेन वाले हिस्से में जो डिजीज लगाई है मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है। क्या इन रोगों के बारे में आपने पढ़ा? क्या इन रोगों के बारे में आप जानते हैं? नहीं पढ़ा है तो थ्योरी आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, इसकी थ्योरी भी हम आपको पढ़ाएंगे। ऐसे ही बॉडी के जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट में थ्योरेटिकल डिस्कशन आपके 9th, 10th, 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक में सब कुछ उपलब्ध है। सर्च कीजिए उनको। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ लें, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इन छोटी छोटी किताबों से पढ़ें। वहीं से पूरी जानकारी को इकट्ठा करते हुए आज हम सवाल लेकर के आए हैं। जो सवाल हम आंसर राइटिंग सेशन में देने जा रहे हैं उनको लिखने की 1 बार, 2 बार, 3 बार कोशिश कीजिए। पहले शुरुआत के दौर में हो सकता है आप शब्द सीमा का पालन ना कर पाए, शब्दों की सीमा बढ़ जाए, लेकिन यदि उसी प्रश्न को 2 बार और 3 बार लिखेंगे तो शब्दों की सीमा देखेंगे कि आप घटती चली जाती है। जो तथ्य हैं उन तथ्यों को आप स्पष्ट रूप से कम शब्दों में प्रकट कर पाते हैं। आंसर राइटिंग की यही विशेषता। सेशन की शुरुआत सबसे पहले सवाल से आपके सामने करते हैं। आपको ध्यान होगा पार्ट 1 में हमने 50 शब्दों की शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए सवाल दिए थे, और आज जो पहला सवाल दे रहे हैं वो 200 शब्दों का आपके सामने। पहला सवाल ध्यान से, पीएससी मेंस या यूपीएससी मेंस में यह पूछा जा सकता है। पहला सवाल हम देने जा रहे हैं। पहला सवाल है, प्रोटीन की कमी से होने वाले, प्रोटीन की कमी से होने वाले, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के संदर्भ में
प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के संदर्भ में कुछ रोग के उदाहरण देकर कुछ रोग के उदाहरण देकर समझाइए। पहला सवाल हमने पूछा कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के संदर्भ में कुछ रोग के उदाहरण देकर के समझाइए। सरल सा सवाल। पहला सवाल, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के संदर्भ में कुछ रोग का उदाहरण दीजिए कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं, कुछ ही रोगों का देना है, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा या वर्ड लिमिट 200 है। ऐसे ही सवाल पीएससी में, यूपीएससी में पूछे जाते हैं। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पीएनएसटी की तैयारी में हैं, जो एसएससी की तैयारी में हैं या जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, वो एक खासा नोट्स इस पर बना सकते हैं। ये पहला सवाल। चलिए दूसरे सवाल की बात करते हैं। एक दूसरा सवाल हमने तैयार किया जो एमपीपीएससी में या स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि रक्त संचरण से फैलने वाले रोग के बारे में, फैलने वाले रोग के बारे में संक्षेप में लिखिए। अब इसमें आयोग आपकी होशियारी देखता है कि आप उन महत्वपूर्ण रोगों के बारे में लिखेंगे जो अति आवश्यक हैं या जिनको जो ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसकी भी ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा 200 ही है। यहां भी शब्द सीमा 200। इसका भी एक बेहतरीन नोट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के संचरण से फैलने वाले उन रोगों के बारे में एक लिस्ट तैयार कीजिए, जो प्रमुख हो उनके बारे में 200 शब्द लिख करके समझा दीजिए। आयोग आपसे यही चाहता है। ले ध्यान रखिएगा, भाषा आपकी हो। तीसरा सवाल आपसे पूछते हैं। तीसरा सवाल है, क्षय रोग क्या है? क्षय रोग क्या है? क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में लिखिए। इसकी भी शब्द सीमा 200 है। क्षय रोग के बारे में लिखिए या कहिए कि क्षय रोग की परिभाषा लिख दीजिए और क्षय रोग के नियंत्रण के लिए भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार क्या योजना चला रही है, इसके बारे में तब तक लिखिए जब तक कि आपके 200 शब्द ना हो जाए। हालांकि ये जब लिखेंगे आप तो एक बहुत लंबा चैप्टर बनेगा, लेकिन आपको प्रमुख बातों को 200 शब्दों में समेटना है। ये आयोग, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे एमपीपीएससी का हो, किसी भी स्टेट पीएससी का हो, ये चाहता है। चौथा सवाल, चिकनगुनिया क्या है? काफी परेशानी हुई थी जब ये शुरुआत में आया था। चिकनगुनिया क्या है? 200 शब्दों में विस्तार से बताइए।
चिकनगुनिया क्या है, 200 शब्दों में विस्तार से आप इसको स्पष्ट कीजिए। ये हमने चौथा सवाल आपको दिया। अंतिम सवाल, 5वां सवाल देने जा रहे हैं। अंतिम सवाल हमने 200 शब्द का तैयार किया कि स्वास्थ्य नीतियां, यूपीएससी में अक्सर ऐसे सवाल, जो 5वां लिख रहे हैं, अक्सर ऐसे सवाल यूपीएससी ने पूछता है कि स्वास्थ्य नीतियां एवं कार्यक्रम के अंतर्गत, एवं कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली भोर समिति, ये जीके का सवाल है, भोर समिति तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के संदर्भ में 200 शब्द लिखे। तो ये हमारा 5वां सवाल। इस तरह से 5 सवाल आज के लिए हमने तैयार किए। इन सवालों को आप सबसे पहले तो लिखने की भरपूर कोशिश कीजिए। एक बार लिखेंगे, शब्दों की सीमा हो सकता है टूट जाए, ज्यादा शब्द लिख पाए, लेकिन जब एक बार ज्यादा हो जाए तो फिर उसी प्रश्न को सोच विचार कर अपने भाषा में दोबारा लिखिएगा और तब तक लिखते रहिएगा जब तक 200 शब्दों की शब्द सीमा में नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही 200 शब्द की सीमा पहुंच जाए तो आप मान लीजिए अब कोई भी सवाल आएगा, आंसर राइटिंग हम बहुत बढ़िया कर लेंगे। पहला सवाल फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के संदर्भ में कुछ रोग का उदाहरण देकर के समझाइए। शब्द की सीमा 200 है। रक्त संचरण में फैलने वाले रोग के बारे में संक्षेप में लिखिए, उसकी शब्द सीमा 200 है। 6 रोग क्या है, 6 रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में लिखिए, शब्द सीमा 200 है। चिकनगुनिया क्या है, 200 शब्दों में विस्तार से बताइए। 5वां है स्वास्थ्य नीतियां एवं कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली भोर समिति तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के संदर्भ में 200 शब्द में लिखिए। तो इनका उत्तर आप लिखिए, हमारे पास तक उसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हमारे पास पहुंचाने का माध्यम टेलीग्राम है, हमारे पास पहुंचाने का माध्यम व्हाट्सएप है, हमारे पास पहुंचाने का माध्यम इंस्टाग्राम है। किसी भी माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास तक भेजिए, हम उसको करेक्ट करके आपको लौटाएंगे। अब हम चलते हैं बच्चों नीट की परीक्षा, पीएनएसटी की परीक्षा, एमपीएसआई की परीक्षा में उन महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के जो आवश्यक है। थ्योरी अभी आपको पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमने जैसा कि बताया कि यदि आपके पास एनसीईआरटी की या जनरल साइंस की कोई भी बुक है, उसमें ह्यूमन डिजीज का चैप्टर निकालिए, पढ़ लीजिए और देखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो कैसे सवालों को पूछता है, ये हम सिखा रहे हैं। तो एमसीक्यू सेशन में पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, ह्यूमन टी ल्यूकेमिया। ये दूसरा सेशन है। पार्ट 1 तक हम 15 सवाल पूछे थे आपसे, अब पार्ट 2 में फिर 15 सवाल पूछने जा रहे हैं। तो चाहे तो आप इसको 16 सवाल ले लें, पार्ट 1 और पार्ट 2 को चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 16वां सवाल, चाहे तो इसको पहला लिख लें, ये आपकी मर्जी है, चाहे इसको पहला लिख लें चाहे इसको 16वां लिख लें, क्योंकि कंटिन्यूअस आपके नोट्स इसी तरह से बनने चाहिए। तो ये सवाल ह्यूमन टी ल्यूकेमिया, ह्यूमन टी ल्यूकेमिया रोग है ये। ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका या सेल, ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका एक प्रकार की कोशिका है जो हमारे शरीर में एक प्रकार का रोग उत्पन्न करती है। तो ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु यानी वायरस, सोच समझ कर पढ़िएगा,
विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु, ये वायरस है, कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं। क्या यह रुधिर कर्क रोग है, ब्लड कैंसर डिजीज है, रुधिर कर्क रोग है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह एड्स है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह सेरिब्रल हैमरेज है? या इसको लकवा भी बोलते हैं, सेरिब्रल लकवा है, या ऐसा कह लीजिए सेरिब्रल हैमरेज है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह हिपेटाइटिस है? सतर्कता से जवाब दोगे तभी उत्तर बनेगा। ह्यूमन की ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? रुधिर कर्क रोग है, एड्स है, सेरिब्रल लकवा है, या हिपेटाइटिस है? ये था हमारा पहला सवाल। सही जवाब आप हमारे पास तक भेजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और देखिए जब हम इसका उत्तर बताएंगे तो कितने सवाल आपसे बनते हैं या आपने ये थ्योरी पढ़ी है, इसका ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। बहुत सारे फंगस बहुत सारे फंगस या कवक मानव में रोग उत्पन्न बहुत सारे फंगस मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन सा कवक रोग, निम्न में से कौन सा कवक रोग उत्पन्न कर सकता है? ध्यान दीजिए, ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह राइजोपस है? राइजोपस है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पक्सीनिया है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एस्परजीलस है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, एगेरिकस है। माना कि यह सवाल दूसरा वाला आपके लिए कठिन हो सकता है कि बहुत सारे फंगस मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, निम्न में से कौन सा कवक रोग उत्पन्न कर सकता है? क्या वो राइजोपस है, क्या वो पक्सीनिया है, क्या वो एस्परजिलस है, क्या एगेरिकस है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तीसरा सवाल है हमारा, मानव में हीमोफीलिया होता है। सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। मानव में हीमोफीलिया मानव में हीमोफीलिया नामक बीमारी का कारण है। मनुष्य में हीमोफीलिया नामक बीमारी का कारण क्या हो सकता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इसका कारण बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, जीवाणु का संक्रमण है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह वायरस का संक्रमण है?
सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह फंगस इन्फेक्शन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि मानव में होने वाली म्यूटेटेड जीन्स के द्वारा होती है। म्यूटेंट जीन्स कारण है। हमने तीसरे सवाल में पूछा कि मानव में होने वाली हीमोफीलिया नामक बीमारी का सही कारण क्या है? क्या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, क्या वायरस का इन्फेक्शन है, क्या फंगस इन्फेक्शन है, क्या ये म्यूटेंट जीन का कारण है? ये तीसरा सवाल, कमेंट सेक्शन में सही जवाब बताइए। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। मॉर्फिन का नाम आपने सुना होगा, वहीं से इस सवाल बनाया। मॉर्फिन एक ड्रग है। और मॉर्फिन को हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मॉर्फिन एक ड्रग है, मॉर्फिन को किस श्रेणी में रखा जाता है? मॉर्फिन को किस श्रेणी में ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, क्या एंटी मलेरियल है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये रोगाणुरोधक है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये नारकोटिक्स है? फिर से सवाल को पढ़िएगा कि मॉर्फिन एक ड्रग है, मॉर्फिन को किस श्रेणी में रखा जाता है? क्या एंटीबायोटिक के रूप में, क्या एंटी मलेरिया के रूप में, क्या वायरस बैक्टीरिया को रोकने में, क्या नारकोटिक्स है? यह था हमारा चौथा सवाल। कमेंट सेक्शन में सही जवाब बताइए। पांचवा सवाल ये रहा। निम्न में से कौन सी औषधि, निम्न में से कौन सी दवाई टाइफाइड के लिए होती है? निम्न में से कौन सी दवाई टाइफाइड के लिए है? क्या वो दवाई विटामिन ए है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह क्लोरोक्वीन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये सल्फा औषधि है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या क्लोरोमाइसिटीन है? कौन सी दवाई टाइफाइड में इस्तेमाल होती है? क्या वो विटामिन ए है, क्या वो क्लोरोक्वीन है, क्या सल्फा ड्रग्स है, या क्लोरोमाइसिटीन है? ये सामान्य सा सवाल, साइंस में ऐसा कोई थ्योरम नहीं आएगा कि पाइथागोरस की प्रमेय सिद्ध कीजिए। इसमें सीधा और सामान्य सवाल पूछेगा कि कौन सी दवाई टाइफाइड के लिए होती है, क्या वो विटामिन ए है, क्या क्लोरोक्वीन है, क्या सल्फा ट्रीटमेंट है या सल्फा दवाई है, क्या क्लोरोमाइसिटीन है? छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को खसरा मुक्त, जो खुजली होती है, खसरा मुक्त, दो 2016 में WHO ने एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर देश को, यहां कभी खसरा होगा नहीं, ऐसा सर्टिफिकेट दिया। हम उस देश का नाम पूछ रहे हैं, उस राज्य का नाम पूछ रहे हैं। ऑप्शन अब देने जा रहे हैं। क्या वो ब्राजील था? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो अर्जेंटीना था? क्या वह चिली था? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह उरुग्वे था? साइंस और टेक्नोलॉजी में जीके के भी सवाल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जीके के सवाल भी आते हैं, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी को यदि ठोस नंबर पाना है तो इस ढंग से तैयार कीजिए। 2016 में WHO ने एक देश को कहा कि अब यहां कभी खसरा नहीं हो सकता, खसरे के टीके की जरूरत नहीं है, तो वो देश कौन सा है यह आपको बताना है 6वें सवाल पर। आइए 7वें सवाल। विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? सवाल हमने पूछा कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। आपको यह जानकारी जीके में भी काम आएगी। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो 5 दिसंबर है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 1 नवंबर है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 1 दिसंबर है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 11 जुलाई है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, स्टेट हेपेटाइटिस की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व का हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है यह हमने 7वें सवाल पर पूछा है। क्या वो 5 दिसंबर है, क्या 1 नवंबर है, क्या 1 दिसंबर है, क्या 11 जुलाई है? 8वां सवाल। ये सारे सवाल MPSI में भी, PNST में, SSC में, रेलवे में पूछे गए। 8वां सवाल, विश्व एड्स डे, विश्व एड्स दिवस डैश 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 को मनाया, कब मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस? इसका विश्व हेपेटाइटिस जो है ये, इसमें एक भी उत्तर ना आएगा, इसको इधर काट लो। इस विश्व हेपेटाइटिस ये जुलाई 17, बी में लिखना जून 27, सी में लिखना जनवरी 29 और जुलाई 28।
ये गलत है। ये ऑप्शन जो है उसमें डालना था। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? आइए वो वाला उत्तर इसमें डालते हैं। विश्व एड्स दिवस क्या वो 5 दिसंबर है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 1 नवंबर है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो 1 दिसंबर है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 11 जुलाई है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको याद होगा, सरल सा सवाल है। कब मनाया जाता है? क्या वो 5 दिसंबर है? क्या 1 नवंबर है? क्या 1 दिसंबर है? क्या 11 जुलाई है? 9वां सवाल, कैंसर से जुड़ा हुआ, कैंसर के नीट में पूछा गया, कैंसर के रोग के उपचार, कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया। हमने पूछा 9वें सवाल पर कि कैंसर के रोग उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह कोबाल्ट 60 है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह फास्फोरस 34 है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह कार्बन 14 है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह गोल्ड 199 है? कैंसर के इलाज में किसका उपयोग होता है? कोबाल्ट 60 का, फास्फोरस 34 का, कार्बन 14 का, या सोना 199 का? 10वां सवाल, कौन सा रोग इन्फेक्शियस है? कौन सा रोग कौन सा रोग जो हम लिस्ट दे रहे हैं उसमें आपको बताना है कि कौन सा रोग संक्रामक है। क्या वो रोग मलेरिया है? क्या वह मलेरिया है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह डायबिटीज है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो हाइपरटेंशन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह क्वार्सियोरकर है? कौन सा रोग इन्फेक्शियस है, मतलब एक से दूसरे में संक्रमण कर जाता है? क्या मलेरिया है? क्या मधुमेह है? क्या हाइपरटेंशन है? क्या क्वार्सियोरकर है? 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर, एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की किस रोग के टीके की खोज की? ये हमारा 11वां सवाल। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ए दे रहे हैं टीबी, क्या एडवर्ड जेनर टीबी के खोज करता है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या एड्स के हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या पोलियो के हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या चेचक के हैं?
एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज की? टीबी की, एड्स की, पोलियो की या चेचक की? सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, कौन सा रोग एक वायरस से होता है? क्या डिप्थीरिया है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मलेरिया है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो हैजा है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह हिपेटाइटिस है? कौन सा रोग एक वायरस से होता है? क्या डिप्थीरिया है, क्या मलेरिया है, क्या हैजा, क्या हिपेटाइटिस है? उस रोग का नाम आपको बताना है जो वायरल होता है, जिसका संवाहक वायरस होता है। सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 13वां सवाल, चिकनगुनिया रोग निम्नलिखित में से किस एक से होता है? निम्नलिखित में से किस एक से होता है? किस एक से होता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये बैक्टीरिया से होता है? क्या ये क्रीम से होता है, वार्म से? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह प्रोटोजोआ से होता है? चिकनगुनिया रोग निम्नलिखित में से किस एक से होता है? बैक्टीरिया से, क्रीम से, प्रोटोजोआ से या वायरस से, विषाणु से? अब यदि उधर वाला सवाल आपको याद होगा तो ये जवाब भी आपसे बन जाएगा। बैक्टीरिया से होता है, क्रीम से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या विषाणु से होता है। 14वां सवाल, एक रोग आपने पढ़ा होगा इटाई रोग शरीर में किस तत्व की, बॉडी में किस तत्व की अधिकता से होता है? इटाई रोग बॉडी में किस तत्व की अधिकता से होता है? जरा सोच समझ कर लिखिएगा। क्या वह कैडमियम है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह आर्सेनिक है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पारा है, यानी Hg है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह नाइट्रेट है?
इटाई डाई रोग बॉडी के किस तत्व की अधिकता, बॉडी में किस तत्व की अधिकता से होता है? सिर्फ आपको यह बताना है कि कैडमियम है, आर्सेनिक है, पारा है, नाइट्रेट है। 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। स्टेरिलिटी या जिसको हिंदी में नपुंसकता कहते हैं, वहां से जुड़ा हुआ यह सवाल। नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है? स्टेरिलिटी किस विटामिन की कमी से होता है, यह सवाल है। क्या वह विटामिन ए है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह विटामिन B6 है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह विटामिन ई है? या डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या कोलिसिस्टोकाइनेन। नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है? स्टेरिलिटी किस विटामिन की कमी से आती है? क्या वो विटामिन ए है, क्या विटामिन B6 है, क्या विटामिन ई है, या कोलिसिस्टोकाइनेन है? 16वां सवाल आपके स्क्रीन पर। बच्चों, जब सही जवाब नोट करिए या कमेंट सेक्शन में हमको भेजिए, और जब हम इसका उत्तर बताएं तो अपने आप को खुद जांचने की कोशिश कीजिए। 16वां सवाल, एथलीट फुट नामक रोग किस कवक ए ऑप्शन दे रहे हैं, एस्केरिस स्कैबिज, इसके बीच। बी ऑप्शन दे रहे हैं, ट्राइकोफाइटन, एस्परजीलस फ्यूमिगेटस, एस्परजीलस फ्यूमिगेटस, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, टीनिया कैपिटिस। टीनिया कोपिटिस। एथलीट फुट नामक रोग किस कवक से होता है, यह सवाल हमने पूछा। क्या स्कैबिस से होता है, क्या ट्राइकोफाइटन से होता है, क्या एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से होता है, क्या टीनिया कैपिटिस से होता है? सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये था हमारा 16वां सवाल। 17वां सवाल आपके स्क्रीन पर, दमा नामक रोग, दमा नामक रोग किस कवक के कारण होता है? किस फंगस के कारण होता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, एस्परजीलस
फ्यूमीगेट्स, बी ऑप्शन दे रहे हैं टीनिया कैपिटिस, सी ऑप्शन दे रहे हैं ट्राइकोफाइटा, और डी ऑप्शन दे रहे हैं एस्केरिस स्कैबिज। दमा नामक रोग किस फंगस से होता है? उस फंगस का नाम आपको बताना है। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स है, टीनिया कैपिटिस है, ट्राइकोफाइटान है, एस्केरिस स्कैबिज है। ये हमारा 17वां सवाल है। सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। 18वां सवाल ये रहा। बस 3 सवाल और बचे। 18वां सवाल, रिफेम्पिसिन अनुवाद के साथ लिखें तो शायद आपने इस दवा को पढ़ा होगा। आपके बुक पर उसका हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू ट्रीट ऐसा करके चैप्टर लिखा हुआ है, उसको पढ़िएगा। रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? किस रोग में? ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या इसका उपयोग टीबी में है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इसका उपयोग कैंसर में है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इसका उपयोग एड्स में है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इसका उपयोग एनीमिया में होता है? रिफेम्पिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? क्या टीबी में, क्या कैंसर में, क्या एड्स में, क्या एनीमिया में? सही जवाब आप हमारे पास तक भेजिएगा। यह हमारा 18वां सवाल है। 19वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। स्वाइन फ्लू, ये अभी पीएनएसटी में जो अभी परीक्षा हुई है उसमें भी आया था। अब किस तारीख को आया था ये ध्यान नहीं आ रहा है, अभी पूछा है। स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेदार वायरस के लिए जिम्मेदार वायरस निम्न में से है। ऑप्शन दे रहे हैं स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेदार वायरस निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन दीजिएगा H1N1, बी ऑप्शन दे रहे हैं H5N1, सी ऑप्शन दे रहे हैं H1N5 और डी ऑप्शन दे रहे हैं H5N5। एक ही सही है। स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेदार वायरस निम्न में से कौन सा है? निम्न वायरस में कौन जिम्मेदार है ये आपको बताना है। क्या वो H1N1 है, क्या H5N1 है, क्या H1N5 है, क्या H5N5 है? थोड़ा सा मेमोरी को स्ट्रांग कीजिए, कभी न कभी इसको पढ़ा होगा। इसलिए 19वां सवाल आपसे बनेगा और सेशन का अंतिम सवाल अब आपके साथ। छोटी माता रोग, ये तो पढ़ा होगा आपने। छोटी माता रोग किससे होता है?
छोटी माता रोग किससे होता है? ये सिर्फ आपको बताना है कि किस टाइप का है। वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या बार्म से होता है, क्रीम से होता है। ये सवाल हमने अंतिम सवाल पूछने की कोशिश की है। छोटी माता रोग किससे होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह जीवाणुओं से है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह वायरस या विषाणुओं से है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, ये प्रोटोजोआ से है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह वार्म या क्रीम से होता है? छोटी माता रोग किससे होता है, यह 20वां सवाल हमने पूछा। क्या यह जीवाणुओं से होता है? क्या यह विषाणुओं से होता है? क्या प्रोटोजोआ से होता है या क्रीम से होता है? इस तरह से 20 सवाल पूछे। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाते हैं तो ये हमारा 20वां जो सवाल होगा वो 35 नंबर का होगा। 35 सवाल हमने इस पर तैयार किए। याद रखिएगा, टोटल हमने 35 सवाल एमसीक्यू सेशन जो नीट के लिए, पीएनएसटी के लिए, या एमपीएसआई के लिए, या स्टेट पीएससी की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, उसके लिए तैयार रखिएगा। मनुष्य और मनुष्य में होने वाले रोग, इस चैप्टर से इतने ही सवाल बनते हैं, इतने खोजे जा सकते हैं, उतना हमने खोज करके आपको कराया है। अब सीधे सेशन को समाप्त करें, उसके पहले जरूरत समझते हैं कि आपको उत्तर बताएं। अब आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपने कितने उत्तर सही किए। आइए पहले सवाल। पहला सवाल जो हमने पूछा आपसे, उसमें ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? ह्यूमन टी ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, रुधिर कर्क रोग कहलाती है, ये फैलाते हैं। इसको विस्तार से पढ़िएगा। यूपीएससी ने रुधिर कर्क रोग पर एक बार 50 शब्द लिखवाए। इसको विस्तार से पढ़िएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चुपचाप बैठे मत रहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें, इन सारी चीजों को थ्योरेटिकल आपको पढ़ा भी देंगे। तो ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? तो ये विषाणु जो है रुधिर कर्क रोग उत्पन्न करता है। दूसरा सवाल था, बहुत सारे फंगस मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, बहुत सारे। निम्न में से कौन सा कवक रोग उत्पन्न कर सकता है? इसमें राइजोपस है, पक्सीनिया है, एस्परजिलस है, एगरिकस है। उसमें दूसरा जो सवाल है, उसमें सही जवाब होगा एस्परजिलस। याद कर लीजिएगा, कौन सा ये रोग नहीं फैलाता, ये नहीं फैलाता, ये ध्यान रखिएगा। ये पौधों में फैला सकते हैं, लेकिन हमने सवाल पूछा है मानव में, तो मानव में फैलाने वाला सिर्फ एस्परजिलस है। अब आपको यहां ये सर्च कर लेना चाहिए कि एस्परजिलस मनुष्य में कौन सा रोग फैलाता है। तीसरा सवाल हमने पूछा कि मानव में हीमोफीलिया नामक बीमारी का कारण क्या है? हीमोफीलिया नामक बीमारी का कारण है सिर्फ ना तो जीवाणु का संक्रमण है, ना वायरस का संक्रमण है, ना फंगस का इन्फेक्शन। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी म्यूटेंट जीन ये ऐसा करते हैं। ये कई बार हमने थ्योरेटिकल अनअकैडमी पर भी आपको पढ़ाया। चौथा सवाल, मॉर्फिन एक ड्रग है, सही है। मॉर्फिन एक दवाई है। मॉर्फिन को किस श्रेणी में रखा जाता है? क्या मॉर्फिन को एंटीबायोटिक कहते हैं? चौथे सवाल का सही जवाब होगा यह नारकोटिक्स है। नारकोटिक्स, मॉर्फिन एक ड्रग है जिसमें आदमी नशे में जाता है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बना हुआ है, जिसे पकड़ी जाती है मॉर्फिन, तो ये नारकोटिक्स है, ना रोगाणु रोधक है।
न मलेरिया के खिलाफ दवाई है, न एंटीबायोटिक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। पांचवा सवाल, निम्न में से कौन सी दवाई टाइफाइड के लिए होती है? क्या वो विटामिन ए है, क्या क्लोरोक्विन है, क्या सल्फा औषधि है, क्या क्लोरोमाइसिटी है? पचवें सवाल पर सही जवाब होगा क्लोरोमाइसिटीन। टाइफाइड में ना तो विटामिन ई, न क्लोरोक्विन, न सल्फा, ये औषधि नहीं काम करती, काम करती है क्लोरोमाइसिटीन। देखना आपके पर्चे पर लिखा होगा। छठवां सवाल, 2016 में WHO द्वारा किस देश को खसरा मुक्त किया गया? छठवां सवाल याद करिए, वो देश था ब्राजील। जीके में पढ़े होंगे, वो देश ब्राजील था, ना अर्जेंटीना था, ना चिली था, ना उरुग्वे था, वो देश था ब्राजील। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, सातवां सवाल, विश्व हेपेटाइटिस दिवस जुलाई 28 को मनाया जाता है। पढ़ा है आपने? जीके में तो पढ़ ही लीजिए, जुलाई 28 को मनाया जाता है। आठवां सवाल था विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। कैंसर के रोग के उपचार के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले भी इस सवाल पर डिस्कशन हमने आपको दिखाया है, कैसे इसका कैंसर में इलाज का इस्तेमाल करते हैं। 9वें सवाल का कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। याद रखिए ना, फास्फोरस 34, न सोना 199, न C14, इन तीनों का नहीं होता, कोबाल्ट 60 का होता है। 10वां जो सवाल है, कौन सा रोग संक्रामक है? ना तो मधुमेह है, ना किसी को तनाव हो जाए तो बगल वाले को तनाव हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्वार्सियोकर हो नहीं सकता। एक ही इन संक्रामक है कि एक आदमी को मलेरिया है तो दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो सकती है, इसलिए ये संक्रामक है। हमने ये भी पढ़ाया है थ्योरी में कि रोग दो तरह के होते हैं, एक संक्रामक है, एक असंक्रामक है, एक इन्फेक्शियस, एक नॉन इन्फेक्शियस है। ये पढ़ लीजिएगा। 11वां सवाल, एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज की थी? ना तो टीबी की किया, ना एड्स की किया, ना पोलियो की किया, करने वाले थे चेचक। एडवर्ड जेनर का सीधा संबंध चेचक से। 12वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है? 12वां सवाल, इसका सही जवाब होगा कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है? डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा, ये वायरस नहीं है, सब बैक्टीरिया है। वायरस से होता है हेपेटाइटिस। 13वां सवाल, चिकनगुनिया रोग निम्नलिखित में से किस एक से होता है? बैक्टीरिया से, क्रेम से, प्रोटोजोआ से, या विषाणु से? तो यह आपको चिकनगुनिया भी एक वायरस फैलता है। आपको याद होगा जैसे कोरोना वायरस फैला था, ऐसे चिकनगुनिया भी फैला हुआ था, विषाणु से होता है, यानी वायरस से होता है। 14वां सवाल, इटाई रोग बॉडी में किस तत्व की अधिकता से होता है? 14वां सवाल ये हमने पूछा। 14वें सवाल का सही जवाब कैडियम की अधिकता से होता है। पंद्रहवां सवाल, नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है? नपुंसकता विटामिन ई की कमी से होता है। ये तो पढ़ा है आपने, विटामिन को देखा भी है। एथलीट फुट नामक रोग किस फंगस से होता है? 16वां सवाल, ट्राइकोफाइटन एक फंगस है, इस ट्राइकोफाइटन एथलीट फुट नामक बीमारी उत्पन्न करता है।
दमा नामक रोग किस फंगस के कारण होता है? 17वां सवाल। तो दमा जो होता है वो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स से होता है। 18वां सवाल था, रिम्फेपिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त की जाती है? 18वां सवाल। ये टीबी के लिए अक्सर टीबी वालों को देखेंगे रिम्फेपिसिन दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको पढ़िएगा। 19वां सवाल हमने पूछा, स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेदार वायरस निम्न में से कौन सा है? ए वायरस है स्वाइन फ्लू का 19वें सवाल का, वो है H1N1। न H5N1 है, न N1N5 है, न H5N5 है, सिर्फ स्वाइन फ्लू के लिए H1N1 है। और 20वें सवाल का, छोटी माता रोग किससे होता है? ये बैक्टीरिया से नहीं होता, प्रोटोजोआ से नहीं होता, कृमियों से नहीं होता, ये सिर्फ वायरस से होता है। तो जब आप ह्यूमन डिजीज को पढ़िएगा तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, बार्म से होने वाले रोग, इनकी लिस्ट बना करके पढ़िएगा। हालांकि इसके पहले के आप वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं वीडियो में हमने ह्यूमन डिजीज से जुड़े हुए सवालों को पढ़ाया है, आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पीएससी और यूपीएससी के लिए जो हमने सवाल दिए हैं उसको बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन ढंग से, बहुत सारे बच्चों के सवाल आए हैं, बहुत सारे बच्चों को जांच करके, जितना समय मिला उतना जांच करके हमने भेजा है। जिनके ना पहुंचे हो वो तत्काल भेज दें, जब भी हमको समय मिलेगा उसको जांच करके हम भेजेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होती है एक दिन के गैप के बाद नए सेशन में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।